मगर ऐसा क्या किया है विनोद ठाकुर ने? वही जिसे ठाकुर लोग अपनी शान समझते हैं। पहले एक भोली भाली लड़की को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया, उसे कुंवारी मां बनाया और उसके बाद में उसे शादी तक करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसकी मां को और उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। बदले की आग अपने सीने में लिए प्रगति गांव से तो निकल गई, मगर दुर्भाग्य ने उसका पीछा बांध लिया और वो आज भी उसी आग में झुलस रही है बेटे, झुलस रही है। बेटे, प्रगति तो अपनी जिंदगी तबाह कर ही चुकी है और उसके बाद भी अगर वो आज जिंदा है तो सिर्फ इसलिए कि वो विनोद ठाकुर से अपना बदला ले सके। प्रगति के दिल में तुम्हारे लिए जितनी भी नफरत है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। दोस्त, बल्कि अब तो मैं भी महसूस करने लगा हूं कि इतना बड़ा कमीना और जलील आदमी तुम्हारा दोस्त कैसे बना। कैसे? डैडी, एक ही कॉलेज, एक ही क्लास में पढ़ने वाले लड़के एक दूसरे के दोस्त हो ही जाते हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए डैडी, विनोद के इस घिनौने और गंदे रूप के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने जब भी विनोद से प्रगति के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, विनोद ने जवाब में मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि ठाकुर अपने नौकरों के बारे में बात नहीं करते। उस वक्त मुझे यह लगता था कि विनोद के इस जवाब के पीछे उसका घमंड, उसका गुरूर छुपा है। मगर आज आपकी बात सुनने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि विनोद ठाकुर ने अपने इस जवाब के पीछे अपने कमीनेपन को छुपा कर रखा था। बेटे, जब तुम प्रगति से नहीं मिले थे तो तुमने अपनी जहन में उसकी एक तस्वीर बना के रखी थी और आज जब तुम प्रगति से मिले हो तो वो तस्वीर उससे बिल्कुल अलग है। प्रगति के जिंदगी में जो हादसा हुआ उसके तहत कोई भी समाज का नौजवान उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं राजेश, तुमसे, कि ये सब जानने के बावजूद तुम्हारे दिल में प्रगति के लिए वही अहमियत है। बोलो बेटी, बोलो। डैडी, मैंने प्रगति से प्यार किया है। अगर मुझे प्रगति नहीं मिलती ना तो मैं अपनी सारी जिंदगी उसके इंतजार में गुजार देता। मगर आज जब मुझे प्रगति मिली है, जिस हाल में भी मिली, मैं उसे दूर भागने की कोशिश नहीं करूंगा। ना ही मेरा प्यार उसके लिए कम हुआ है। आज प्रगति मुझसे नफरत करती है डैडी। अगर अपनी इस नफरत की वजह से वो मुझे ठुकरा भी देगी ना, तब भी मैं उससे इतना ही प्यार करूंगा। और अगर किसी दिन उसे अपनाने की बात आएगी तो मैं समाज के सारे बंधनों को तोड़कर उसके हाथ को थाम लूंगा। और आज जवाब सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई बेटे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम समाज के उन नौजवानों की तरह नहीं हो जो अपनी मोहब्बत को भूलकर समाज की दुहाई देने लगते हैं। शाबाश बेटे, शाबाश। लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें यह नहीं बता पाऊंगा कि प्रगति के दिल में जो तुम्हारे लिए नफरत है उसको कैसे खत्म किया जाए। डैडी, मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं है प्रगति मुझसे प्यार करती है या नफरत। मगर मैं विनोद ठाकुर से जरूर पूछूंगा कि उसने प्रगति के साथ ये जलील हरकत क्यों की। कहां जा रहे हो? विनोद ठाकुर के पास। घबराइए मत डैडी, आज मैं उससे सिर्फ पूछने जा रहा। राजेश, मेरे यार, मेरे दोस्त,
इतने दिनों के बाद मिल रहा है यार, आप गले मिल यार। तू तो ईद का चांद बन गया यार। हाँ विनोद, हम वाकई एक मुद्दत के बाद मिल रहे हैं। और बता, तेरा काम काज कैसा चल रहा है? कामकाज की बातें बाद में करेंगे। दरअसल मैं तुझसे एक खास बात करने आया हूं। आ बैठा है, चाय पीते हैं, चल। नहीं विनोद, जो बात मैं तुझसे कहना चाहता हूं वो बैठकर नहीं हो सकती। कौन सी बात? तुझे प्रगति नाम की कोई लड़की तो याद होगी? हाँ, वही जो तेरी हवेली में काम किया करती थी। हाँ, वो हमारी नौकरानी थी। नौकरानी? मगर मैंने तो सुना है विनोद कि तूने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और वो तेरे बच्चे की मां भी बनी। अरे यार, नौकरानियां तो होती है इसीलिए। विनोद, तूने एक भोली भाली और मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना ही नहीं, तूने उसे अपने गांव से भी निकलवाया। क्या कह रहा है राजेश? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं विनोद। प्रगति की जिंदगी तूने बर्बाद की है। उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए तूने मजबूर किया। तो इंसान के रूप में भेड़िया है। राजेश, अपने हाथ में लेकर बात कर मुझसे। अगर मुझे तेरी असलियत के बारे में पता होता तो तुझसे दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है। मैं तुझ पर थूकता भी नहीं। राजेश, मैं तुझे फिर से कहता हूं कि औकात औकात तो तेरी तुझे मैं दिखाऊंगा मिस्टर विनोद ठाकुर। क्या समझता है, एक मासूम भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद करके चैन भी नहीं सोएगा? तेरे एक एक गुनाह, एक एक पाप का हिसाब देना होगा तुझे। प्रगति ने तुझे मिटा देने की कसम खाई। आज मैं एक कसम खाता हूं, जब तक मैं तुझे बर्बाद नहीं कर देता चैन से बैठूंगा। जा रहा हूं मगर मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद मैं तेरा दोस्त नहीं, दुश्मन। आज से तेरा हर दिन बर्बादी का दिन और हर रात तबाही की रात होगी। करण, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मुझे एक जीने का मकसद मिल गया है। तुमने मुझे इतना प्यार दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। करण, तुम मुझे जिंदगी भर इसी तरह प्यार करते रहोगे ना? क्यों, तुम्हें कोई शक है? नहीं, मगर अमिता, ये किस अगर मगर के चक्कर में तुम पड़ गई? मैं तुमसे प्यार करता हूं और सारी जिंदगी प्यार करता रहूंगा। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि ऑफिस में विनोद का बर्ताव कैसा है? करण, आज जो ऑफिस में हुआ उससे तो लगता है कि विनोद ठाकुर के पापों का घड़ा भर जाएगा। जो मेरे साथ हुआ वैसा ही सलूक उसने प्रगति के साथ भी किया था। और आज राजेश जिस तरह उससे उलझा हुआ था, उससे तो विनोद ठाकुर के चेहरे पर साफ घबराहट नजर आ रही थी। मगर ये राजेश कौन है? तुम उसे नहीं जानती। वो विनोद ठाकुर का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जिस तरह उसने प्रगति का नाम देकर उसे चेतावनी दी, उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो प्रगति को जानता है। ये तो प्रगति ही बता सकती है कि वो राजेश को कितनी अच्छी तरह से जानती है, या फिर राजेश के साथ उसका क्या संबंध। मैं प्रगति को कॉलेज के ज़माने से जानती हूँ। विनोद ठाकुर ने जब उसे धोखा दिया तो सबसे पहले वो हमारे घर आई थी, लेकिन उस बदनसीब को हमारे यहाँ भी पनाह न मिली। अगर वो राजेश को अच्छी तरह से जानती थी या वो उसका हमदर्द होता तो वो उससे जरूर मदद लेती। अमिता, ये लोग बड़े अजीब होते हैं। इन लोगों की जुल्मों की दास्तान कई सीनों में दबी पड़ी होगी।
करण, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा इस घर से क्या रिश्ता है? और विनोद ठाकुर के इस रवैये के बाद क्या तुम उसे नफरत नहीं करते? और ठाकुराइन, उसने हमें यहाँ रखने का फैसला क्यों किया? अमिता, यूं समझ लो कि ये रिश्ता हमदर्दी का। ठाकुराइन इस हवेली के लिए एक वरदान, वरना ये हवेली तो कब की बर्बाद हो चुकी होती। करण, मुझे डर लग रहा है। विनोद ठाकुर कुछ भी कर सकता है। मैं तो उसके रास्ते का कांटा हूं ही। वो तुम्हें भी अपना दुश्मन मानता है। अमिता, इस बात को ठीक तरह से समझ लो कि हम लोग यहाँ पर ठाकुराइन की मेहरबानी की वजह से, और ठाकुर साहब का रवैया भी हमारे लिए बदल चुका है। इन हालात में विनोद ठाकुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ठाकुर, हमें पनाह देना क्या उनकी मजबूरी थी? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहे। ये उनकी मजबूरी ही तो है कि हम यहाँ पर रहते हैं। मगर डर तो मुझे उस दिन से लगता है अमिता, जिस दिन कुसुम को इस बात का पता चल गया कि विनोद ठाकुर ने प्रगति और तुम्हारे साथ क्या किया। उस दिन इस हवेली में एक भूचाल आएगा। कुसुम को ये बात बताएगा कौन? अमिता, हम चाहे कुछ न कहें, कुछ न करें, मगर वक्त अपना काम जरूर करता रहे। इसका मतलब कुसुम हवेली छोड़कर चली जाएगी? अमिता, कुसुम हम लोगों की तरह बेसहारा नहीं। उसके साथ उसके पिता भूपेंद्र सिंह, जिनसे ठाकुर साहब भी डरते। खैर, छोड़ो इन सब बातों। हमें तो ये सोचना है कि हम दोनों को क्या करना। क्या तुम इस बारे में प्रगति को बता तो दोगी? प्रगति को तो बताना ही पड़ेगा। क्या हुआ पापा, आप इतने चुप क्यों बैठे? कुछ नहीं बेटी। आपने राजेश बाबू को बुलाने किसे भेजा नहीं? हाँ, भेजा था, रंजीत को उसके पास भेजा था, लेकिन उसने रंजीत की बेइज्जती की और यहाँ आने से इनकार किया। मगर आपने रंजीत को क्यों भेजा? आप जानते नहीं रंजीत किस किस्म का आदमी है। वो तो मम्मी की वजह से बर्दाश्त करना पड़ता था। मेरा बस चले तो उसे घर में भी घुसने ना दो। आप खुद क्यों नहीं गए पापा? बेटी, मैं कैसे जाता उसके पास? अरे, मैंने खुद उसे नौकरी से निकाल दिया। अब इस बात की मुझे थोड़ी तो शर्मिंदगी है। पापा, गलती तो आपसे हुई है, तो फिर राजेश बाबू के सामने जाने में कैसे शर्म? क्या क्या नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। डॉक्टर अनिल की दवा के साथ साथ राजेश बाबू की मेहरबानियां भी शामिल हैं। मैं जो आज आपके सामने खड़ी हूँ, वो सब इन्हीं लोगों की वजह से। पापा, राजेश बाबू ने मुझे खुश रहना सिखाया, और आपने न जाने किन लोगों की बात सुनकर उन पर एक घिनौना इल्जाम लगाया, चोर और बेईमान कहा। राजेश बाबू जब पहली बार आपके पास नौकरी मांगने आए थे, तब उन्होंने आपका सारा जंकयार्ड बिकवा दिया था। आपने उन्हें पैसे भी दिए थे, मगर उन्होंने वापस लौटा दिए। अगर वो चाहते तो मुझसे शादी कर कर सारी जायदाद के मालिक बन बैठते थे, मगर ऐसा नहीं किया उन्होंने। राजेश बाबू बेईमान नहीं हो सकते। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके सामने? वो तो सर उठाने के लायक भी नहीं रही। इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा, लेकिन उसके सामने जाने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसे वापस लाने के लिए थोड़ी तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी मुझे। पापा, आप खुद जाइए। अगर आप जाएंगे तो राजेश बाबू जरूर आएंगे। अगर आप नहीं गए तो वो नहीं आएंगे पापा, कभी नहीं आएंगे। हाँ बेटी, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा राजेश के पास। थैंक यू पापा।
हाँ ईसा भाई, मैं बस निकल ही रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ। ठीक है। अब कौन हो सकता है? अमिता, आओ ना। प्रकृति, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, क्या बात करनी है? प्रकृति, आज ऑफिस में राजेश आया था। उसने विनोद ठाकुर को बहुत फटकारा और फटकार की वजह तुम थी। हाँ प्रकृति, और उसने उसे ये भी कहा कि तुमने प्रकृति की जिंदगी बर्बाद कर दी है और वो इस बात का तुमसे बदला तो लेगी ही, लेकिन अब मैं भी तुम्हारा दुश्मन हो गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम राजेश को जानती हो? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। वो विनोद ठाकुर का दोस्त है। एक बार जब मैं हवेली गई थी तो वो भी वहां मौजूद था, विनोद ठाकुर और उसके बाकी के दोस्तों के साथ। अगर उन लोगों को मैंने पहले समझ लिया होता ना, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। लेकिन प्रगति, अब वो उसका दोस्त नहीं, दुश्मन है, और वो भी तुम्हारे लिए। आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है उसके साथ? मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। तो फिर उसने विनोद ठाकुर के साथ झगड़ा क्यों किया, और वो भी तुम्हारे लिए? शायद अपने डैडी के कहने पर। डैडी? हाँ, राजेश वकील साहब राजेंद्र कुमार के बेटे। लेकिन वकील साहब तो बहुत शरीफ इंसान है और उन्होंने तुम्हारे ऊपर तो काफी उपकार भी किए हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जैसा बाप है वैसा बेटा भी। याद है अमिताभ, विनोद ठाकुर के बारे में इतने चेतावनी देने के बावजूद भी तुम उसे फरिश्ता समझती रही। ये उसी फरिश्ते का दोस्त है। लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? फिर वही बात, अगर वो सचमुच मेरा हमदर्द होता तो विनोद ठाकुर को ऐसे काम करने से रोकता। लेकिन वो तो कहता है कि उसको इस बारे में कुछ पता नहीं था। देख अमिताभ, इन लोगों के बारे में बात करना बंद कर दे। हम एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा नहीं खाएंगे। हवेली के बाद तुम फिर उसे कभी मिली थी? हाँ, एक बार उसके घर में मिली थी उससे, लेकिन क्या? मैं उन सारे लोगों की सूरत तक नहीं देखना चाहती जो किसी भी तरह विनोद ठाकुर से जुड़े हुए हैं। अमिता, तू नहीं जानती वो कितने मक्कार और कमीने लोग हैं। मुंह में राम और बगल में छुरी। अरे राजेश बेटे, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, जरा ऐसे ही बाहर किसी काम से जा रहा हूँ। क्या सोचा है तुमने? किस बारे में डैडी? अरे नौकरी के बारे में, और किस बारे में? यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे क्या? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डैडी, वो मैंने 2-3 एजेंसियों में अर्जी तो दी है, उन्हीं के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जवाब तो मिल ही जाएगा भैया, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, जब इस बार तुम नौकरी करोगे ना, तो उनसे घरेलू संबंध मत बढ़ाना। रिलेशन सिर्फ काम तक ही रखना। रूपा, ये क्या कहना चाहती है तू? भैया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह तुमने मोदी साहब से रिलेशन बढ़ाए थे और उसका जो सिला मिला है तुम्हें, वो गलती फिर मत करना, नहीं तो तुम्हारा दिल दुखेगा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? रिलेशंस बढ़ाने के बगैर आजकल कोई काम होता है क्या? डैडी, राजेश भैया ने मोदी साहब के एहसानों के बदले बड़ी लगन और मेहनत से काम किया था। दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात। जब उनकी बेटी अस्पताल में थी तो हर वक्त वो वहीं रहते थे और इसके बदले मीना उनसे प्यार करने लगी। वो तो उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन जब राजेश भैया को ये पता चला कि डॉक्टर अनिल मीना से प्यार करते हैं, तो दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उन्होंने डॉक्टर अनिल और मीना को मिला दिया। मीना तो मोदी साहब की एक लौती औलाद है, वो तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए खुदगर्जी, बाप ने तो चोरी का इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया, और बेटी, उसको क्या हुआ था?
वो एक बार मिलने तक नहीं आई। और डॉक्टर अनिल, उनका तो क्या कहे, उन्होंने भी एक बार आकर मिलने की तकलीफ नहीं महसूस की। डैडी, ये होता है रिलेशन बढ़ाने का अंजाम। एहसान फरामोशी की इससे बड़ी मिसाल और कोई हो ही नहीं सकती। कुछ कहती है तू रूपा, ये दुनिया है ही बड़ी एहसान फरामोश। तो भैया अब कहाँ जा रहे हो? मेरी कोई पहचान वाले हैं ईसा भाई, मेरी वजह से उनका कोई काम हो गया था, इसलिए वो मेरा शुक्रिया अदा करने घर आए थे। उस वक्त मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनसे मिलने उनकी दुकान पर आऊंगा, वहीं जा रहा हूँ। तो अब ईसा भाई के यहाँ जा रहे हो? भैया देख लेना कि वो भी मोदी साहब की तरह ना निकले। बेटे राजेश, अगर तुम रूपा की बातों में आ गए ना, तो तुम ईसा भाई के घर जाने की सिर्फ बातें ही करते रहोगे, जा नहीं पाओगे। डैडी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बेटा, मैं कोई तुम्हारी बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो राजेश को याद दिला रहा हूँ कि उसे ईसा भाई के घर भी जाना है। तो जाइए ना, किसने रोका है? ठीक मेरी माँ, मुझे जाने की इजाजत दे दे। ईसा भाई सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। जाइए, इजाजत है। सचमुच? हाँ। ओके, बाय। बाय बेटे। डैडी, फिर भैया का मूड ठीक नहीं होता ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बेटे तू घबरा मत, देख लेना राजेश की सच्चाई एक दिन जरूर रंग लाएगी। सच्चाई? वही मोदी वाली और यकीनन प्रगति वाली भी, क्योंकि राजेश प्रगति के मामले में भी बिल्कुल बेकसूर है। आप? जी मैं। आप यहाँ भी मेरा पीछा करते चले आए? देखिए मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं हो सकता। आप विनोद ठाकुर के दोस्त हैं और मुझे विनोद ठाकुर से नफरत है। अब प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं गलत को ही गलत समझ रही हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो फिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या सुनाना चाहते हैं आप मुझे? क्या आप विनोद ठाकुर के दोस्त नहीं है? या फिर विनोद ठाकुर ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उससे आप बिल्कुल अनजान हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं वकील साहब की बहुत इज्जत करती हूँ। अगर आप वकील साहब के बेटे नहीं होते ना, मैं आपके साथ अलग तरीके से निपटती। अब प्लीज यहाँ से चले जाइए यहाँ से। अरे क्या हुआ प्रगति बेटी? अरे ये तो राजेश बाबू है। हाँ, मैंने अच्छी तरह से जानती हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं, सुनिए राजेश बाबू, अरे सुनिए तो। क्या किया प्रगति बेटी तूने? तू जानती है ये वही राजेश बाबू हैं जिन्होंने हमारी खातिर ग्रोवर सेठ की एजेंसी खत्म कर दी थी। अरे ये तो हमारे हमदर्द हैं बेटी। ईसा भाई, ये विनोद ठाकुर का दोस्त है। विनोद ठाकुर एक बहुत बड़ा कमीना है और कमीने का दोस्त कमीना ही होता है। अब ये कहाँ की बात हुई बेटी कि कमीने का दोस्त कमीना ही होता है? अरे कमीने का दोस्त शरीफ भी हो सकता है और शरीफ का दोस्त कमीना भी। मैं अपनी राय नहीं बदलूंगी। बेटी, इस वक्त तू थोड़ा गुस्से में है। देख, तू मेरी बात मान ले, राजेश बहुत असूलों वाला आदमी है। इसने अपने असूलों की खातिर एक दोस्त को दुश्मन बना लिया। अब ऐसा आदमी गलत कैसे हो सकता है बेटी? ईसा भाई, ये जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात मैं मान लूं। नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि तू हर बात मेरी मान ले, लेकिन कम से कम ठंडे दिमाग से सोच तो सकती है ना। तुझे ईसा भाई कह रहा है बेटी कि वो आदमी गलत नहीं है। देख, तुझे अपना गुस्सा उतारना है, तू मुझ पर उतार ले। बेटी, इन आंखों ने दुनिया देखी है, अच्छे बुरे की पहचान है इन आंखों को। जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना।
जल्दबाजी मत करना बेटी, क्योंकि बुरे इंसान के साथ अगर बुरा सलूक किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छे इंसान के साथ अगर बुरा सलूक हो जाए तो बाद में शायद पछताना पड़ सकता है। मुझको क्यों देते हो ज़हरे जिंदगी, मुझको मर्गे नागहानी चाहिए। दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। भैया, यूँ अकेले अकेले बातें करने से और सर आए भरने से तो जिंदगी का कोई मसला हल नहीं होगा। मैं और कर भी क्या सकता हूँ रूपा? ये प्रगति के दिल में जो गलतफहमी आपके बारे में है ना, उसे दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना। प्रगति के दिल में मेरे लिए गलतफहमी नहीं है रूपा, नफरत है, नफरत। इतनी नफरत कि वो विनोद ठाकुर की तरह मुझे अपना दुश्मन समझती है। इसकी भी कोई ना कोई वजह रही होगी ना। और जब आप प्रगति को पहली बार मिले थे तब आप वाकई में विनोद ठाकुर के जिगरी दोस्त थे, फिर उसकी नफरत बेमानी तो नहीं? कुछ समझ में नहीं आता रूपा। मोदी साहब की नौकरी मैंने इसलिए की क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता था। प्रगति को पाने के लिए मैं उसके काबिल बनना चाहता था। मगर किस्मत का मजाक देखो रूपा, प्रगति के मिलने से पहले ही एक चोरी के झूठे इल्जाम की वजह से मुझे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और रहा प्रगति का सवाल, प्रगति मुझे मिली मगर उसे मिलने की खुशी नहीं मिल सकी। उसकी जगह एक ऐसा शॉक, एक ऐसा सदमा मिला जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भैया, आज नहीं तो कल सच्चाई तो सामने आएगी ना। और प्रगति की आंखों पर जो गलतफहमी का पर्दा पड़ा है ना, वो उठ जाएगा। क्या हुआ संजय? प्रगति जी, हालात तो दिन पर दिन बिगड़ते हैं। लाक्षागृह का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और ठाकुर दिन रात उसकी सजावट में रुका हुआ है। ऐसा लगता है कि करण उसका अपना बेटा है और अमिता उसकी बहू। वो उनकी स्वागत की पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। लाक्षागृह कब तक पूरा हो जाएगा? वो तो अब खत्म होने के करीब ही है, किसी भी खत्म हो सकता है। और ठाकुर अब किसी भी वक्त करण और अमिता को इस मौत के कुएं में धकेल सकता है। तुम्हें क्या लगता है ठाकुर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रगति जी। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपको जल्दी इस बारे में कोई ना कोई फैसला करना है, क्योंकि अगर देर हो गई तो करण और अमिता को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो लगता है हमें उन दोनों की साजिश की खबर कर देनी चाहिए। नहीं, करण और अमिता को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन प्रगति जी, फिर वो लोग बचेंगे कैसे? मेरी तो ये सोच सोच के नींद हराम हो रही है कि वो लोग अपने अंजाम से बेखबर ठाकुर की झूठी मोहब्बत के जाल में फंसते जा रहे हैं। और ठाकुर, वो तो इनका आजकल बहुत आवभगत कर रहा है। नहीं संजय, उन्हें जिंदगी के मजे लूटने दो। ये आखिरी ठाकुर को अपना काम करना है और मुझे अपना।
अरे परदेसी, जी पंडित जी। हवेली की तो काया ही पलट गई रे। कैसी काया पलट गई पंडित जी? अरे हवेली में पहले ठकुराइन देवी समान थी, लेकिन अब तो ठाकुर साहब भी बदल गए हैं। कौन करता है पराये लोगों के लिए इतना जो उन्होंने करण और अमिता के लिए किया है। और नए घर की सजावट, आह क्या सजावट है। आहा पंडित जी, तुम्हें वो नए घर देख के आए क्या? अरे देख के आया हूं, तभी तो कह रहा हूं पगले, ऐसी सजावट परदेसी, ऐसी सजावट जैसे हमारे टनकपुर में होती थी। टनकपुर? अरे परदेसी, तो हमने टनकपुर के बारे में ऐसा चिल्लाता काहे है? पंडित जी, टनकपुर का नाम सुनते ही मेरा दिल उछल जाता है। मेरे दिल में टनटनाने की आवाजें आने शुरू हो जाती है। अच्छा? पंडित जी, मुझे नहीं मालूम था टनकपुर की मिट्टी इतनी उपजाऊ होगी। क्या क्या लोगा बनाए टनकपुर ने। जी चाहता है देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। अरे टनकपुर में एक हम ही पैदा नहीं हुए हैं, जौन पैदा हुआ है हमरे जैसा ही दिखता है। हाँ। पंडित जी, मैं टनकपुर के बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पंडित जी टनकपुर की जवानी देख रहा हूं। एक जी। हट वहां से, क्या कर रहे हैं? मैं आपके जवानी की फोटो देख रहा हूं। हमरी जवानी की फोटो देख रहा है? हाँ। अरे हमरी जवानी की बात कर रहा है तू? अरे जवानी हमरी का जवानी थी परदेसी कि जिधर से निकलते थे बस। बस बस बोलेगे तो बस्सा रुक जाती थी। नहीं रे, बस का मतलब बस, समझ जाना। समझ गया पंडित जी, समझ गया। जब आप भी जवान होंगे मेरी तरह छैल छबीले होंगे, लोग देखते ही बस। तू भी बस पर अटक गया? घर छोड़, अपने मकान की बात कर। पंडित जी, हाँ तुम्हें एक बात बोलूं मैं? हाँ बोलो। आप जो मकान देख के आए, उस नए मकान में हम दोनों का रहने का बंदोबस्त करवा दो ना। हम दोनों का मतलब? नहीं समझे? हम दोनों का मतलब बोले तो हम दोनों, मैं और राम कटोरी। बस्ती बसी नहीं और उचक्के आ गए बसने के लिए। कौन उचक्का? तू और कौन? कितनी बार कहा तुझसे कि जब तक तू अपने घर का इंतजाम नहीं करता राम कटोरी से शादी की मत सोच। पंडित जी, लगता है आपके दिमाग को ताला लग गया है, ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे नौकरा लोग कभी भी अपना मकान नहीं बनाते, वो तो मालिका नौकर को घर बना के देता है। हमारे मालिक कितने अच्छे हैं, हमें रहने को घर दिया। देखो परदेसी, दूसरों के माल पर लार मत टपकाया कर। मैं तेरी बातें मानने वाला नहीं हूं। मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक तू घर का इंतजाम नहीं कर लेता तेरी शादी राम कटोरी से हो ही नहीं सकती। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है पंडित जी? बिल्कुल आखिरी फैसला है हमारा ये, समझा ना? राम कटोरी आ चल 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 आजा। पंडित जी, मेरा नाम भी परदेसी है, देख लेना बिना घर के राम कटोरी को कैसा उड़ा के लेके जाता हूं। ठाकुर साहब, नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते मुखिया। लाक्षागृह तैयार है हुजूर। बिल्कुल वैसे ही सजा दिया जैसे आपने कहा था। अब वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। मुखिया, बड़ा अरमान था मुझे अपने मुंह बोले बेटे और अमिता को वहां भेजने का। मुखिया, तू तो मेरा राजदार है। सोचता हूँ मालिक। तू तो जानता है कि अमिता ने मेरे साथ क्या किया है। वो अपनी लालच में इस हवेली में तो आ गई, इस उम्मीद पर कि उसे उसका हक मिलेगा, और हमने भी उसे ठुकराया। उसे अपनी बहू बनना स्वीकार कर लिया। उसे वो सब सुख भी तो देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। हुजूर, आपके उस लाक्षागृह में पहुंचकर आपके दिए हुए इस इनाम को देखकर वो फूली नहीं समाएगी, क्योंकि उस मकान में ऐशो आराम का हर वो सामान मुहैया है जिसको वो कल्पना नहीं कर सकती। हम भी यही चाहते हैं मुखिया।
कि इस जिंदगी में उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाए। पर हुजूर, करण बाबू ने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा है जो देह दृष्टि इतनी? कहावत सुनिए मुखिया, क्या मालिक? गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। सुन तो है मालिक। अगर अमिता अकेली चली गई तो करण को सदमा होगा, और हो सकता है वो इस सदमे से पागल भी हो जाए, और फिर इस पागलपन में वो कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिससे हमारे लिए मुश्किल पैदा हो। इसलिए बेहतर यही होगा मुखिया कि करण और अमिता का दोनों का ही बेड़ा पार हो जाए। तो हुजूर, कब आ रहे हैं हमारे दोनों मेहमान लक्षगृह में? मुखिया, पहले हम तो चलकर देख लें कि हमारा मेहमान खाना बना कैसा है। हुजूर, अगर आप मेहमान खाना देखेंगे तो आप भी तारीफ करने से चूकेंगे नहीं। हाँ मुखिया, हमारी बात याद रखना, हमसे जो उलझने की कोशिश करता है ना, तो हमारे अंदर का ठाकुर जाग जाता है, और जब ठाकुर की ज्वाला भड़क उठती है ना, तो उन लोगों को जलाकर राख कर देती है जो हमारे सामने नजरें उठाते हैं। मुखिया, और ये बात तुम पर भी लागू होती है। अरे हुजूर, मेरी कहा मजाल कि मैं आपसे नमक हरा नहीं कर सकूं। मैं तो आपके चरणों की धूल हूं मालिक। तुम चलो लक्षगृह, मैं आता हूं। जैसी मालिक की इच्छा। करण, अमिता, शाबाश मुखिया, शाबाश। हमने जितना सोचा भी नहीं था, तुमने उससे भी ज्यादा खूबसूरत लक्षगृह बनवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। अजी हुजूर, ये मुखिया तो आपकी सेवा के लिए पैदा हुआ है। मुखिया, आज रात करण और अमिता इस लाक्षागृह में आएंगे, और यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। हुजूर, ये बात तो सच है कि वो लोग अपनी औकात भूल गए थे। अपनी औकात भूलने वालों को ठाकुर ऐसी ही सजा देता है। बस हम तो वो रोशनी देखना चाहते हैं जिसकी गर्मी से करण और अमिता मोम की तरफ पिघल जाएंगे, और उसकी रोशनी चारों तरफ फैलेगी। और हुजूर, दुनिया वाले ही सोचेंगे कि ठाकुर साहब की हवेली में जश्न हो रहा है। हाँ, ये जश्न तो हम जरूर मनाएंगे मुखिया, जरूर मनाएंगे, क्योंकि ठाकुर अपने दुश्मनों की मौत पर हमेशा जश्न मनाते। ठाकुर साहब, यानी भीतर चल के भी देख लीजिए, कोनो चीज की कमी तो नहीं है। आइए चलो मुखिया। हाँ, मैं। क्यों मुझे देखकर चौंक गए? क्या कर रही है? मैं तुम्हारे इस लाक्षगृह को देखने आई हूँ। लाक्षगृह? ये लाक्षगृह तुमने बनाया है ना? बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि अगर कौरव भी देखते ना, अपने लाक्षगृह को भूल जाते। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे ही अल्फाज दोहरा रही हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी इस काली योजना पर आखिरी नजर डालने आए थे, ये समझते हुए कि आज की रात करण और अमिता की आखिरी रात होगी, कि तुम इस लाक्षगृह को उनकी चिता बना दोगे और फिर कल लोगों को ये कहोगे कि ये सब एक हादसा था। लेकिन ठाकुर, वो कल कभी नहीं आएगा। अच्छा, तो तू ये लाक्षागृह देखने आई थी? हाँ ठाकुर। प्रगति, तुमने ये नहीं सोचा तुम यहाँ आ तो गई, लेकिन बचकर कैसे जाओगी? तुम
मुझे मार नहीं सकते। मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आई हूं कि अगर करण या अमिता को कुछ हुआ ना, तुम भी नहीं बचोगे। अब जमाना बदल गया है। पहले तुम्हारी वो हवेली लोगों के लिए कब्रिस्तान थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए शमशान बन जाएगी। प्रगति, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं कि मेरे ही इलाके में आकर तुम मुझे धमकी दोगे, मगर तुमने ये नहीं सोचा कि तुम यहां आ तो गई, लेकिन वापस कैसे जाओगी? मुझे यहां से जाने से रोक कौन सकता है? मैं रोकूंगा। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, यही कब्र बनवा दूंगा तेरी। इसके बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी मिट्टी खा गई तुझे। मुखिया, मालिक, गिरा दे इसकी लाश। रुक जा ठाकुर। कौन हो तुम? मेरा नाम विकास सक्सेना है ठाकुर, और मैं प्रगति का भाई हूं। भाई? हाँ भाई। प्रगति ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है, और अपनी बहन की रक्षा करना मेरा फर्ज है ठाकुर। और इस वक्त तूने जरा सी भी हरकत की तो भगवान कसम ठाकुर, ये सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। और ये कभी मत समझना कि प्रगति इस दुनिया में अकेली। विकास भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो प्रगति के साथ मैं भी हूं। तू? हाँ ठाकुर, जिस दिन तूने मुझे मारकर गांव से बाहर निकलवाया था, उस दिन तो मैं इस दुनिया का सबसे नीच इंसान था। मगर आज मैं देख रहा हूं कि कमीनेपन में तो तू मेरा भी बाप निकला। कमीने मत ठाकुर, अब तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अमिता और करण को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि प्रगति के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें इस लाक्षागृह में डालकर मैं तुम्हारी चिता जला सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहती हूँ, क्योंकि तुमसे और तुम्हारे बेटे से मुझे ढेर सारे हिसाब चुकाने हैं। ठाकुर, मैं तुम्हें एक अपाहिज बनाऊंगी, एक ऐसा अपाहिज कि तुम चीख चीख कर मौत को बुलाओगे, लेकिन मौत तुमसे दूर भागेगी। अरे प्रगति, तुम? हाँ, मैं अभी अभी उस घर को देख कर आई हूँ जो ठाकुर ने तुम्हारे लिए बनाया था। यानी कि आप आउट हाउस से आ रही हैं? हाँ, और अब तुम दोनों उस आउट हाउस में नहीं जाओगे। हम नए घर नहीं जाएंगे? लेकिन क्यों? क्योंकि वो घर घर नहीं, लाक्षागृह है। क्या मतलब? मतलब ये कि ठाकुर ने तुम दोनों को वहां जिंदा जलाने की योजना बनाई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, लेकिन इस साजिश का मुझे पता चल गया, और मैंने अभी अभी ठाकुर को चेतावनी दी है कि अगर करण या अमिता को कुछ हुआ ना, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगी। तो इसका मतलब है हमारी जान को वहां खतरा है। अब हम इस हवेली में भी नहीं रहेंगे। नहीं अमिता, तुम इस हवेली में रहोगी करण के साथ, और तुम ठाकुर को इस बात का एहसास भी नहीं होने दोगी कि तुम्हें इस साजिश का पता चल गया है। प्रगति जी, हमारे यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। अमिता के खिलाफ ठाकुर के दिल में जो गुस्सा और नफरत है, वो किसी भी शक्ल में बाहर आ सकता है। वो कोई और साजिश भी कर सकते हैं हमें मारने के लिए। मैं अपने लिए करण की जान खतरे में नहीं डालूंगी। अब हम इस हवेली में नहीं रहेंगे। तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा, ये जानते हुए कि मौत का खतरा सर पे मंडरा रहा है। देखो अमिता, अगर तुम डर के यहाँ से चली जाओगी ना, तो तुम उस हक से महरूम रह जाओगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और फिर ठाकुर करण को भी शक की नजरों से देखेगा। देखो, तुम चिंता क्यों करती हो? ठाकुर की खबरें मुझे दिन रात मिलती रहती हैं। अगर वो कोई साजिश करने की कोशिश करेगा ना, मुझे पता चल जाएगा, जैसे इस साजिश का पता चल गया मुझे। प्रगति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे चले जाने से नुकसान ठाकुर का नहीं, बल्कि हमारा होगा। फिर भी करण, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अमिता, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम्हें ठाकुर से इस तरह मिलना होगा जैसे कि ये घर बनाकर उसने तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, ताकि हम देख सकेंगे कि आगे वो क्या करने वाला है। अमिता, वैसे भी इस दुनिया में कई बार मर मर के जिए हैं, और ठाकुर से क्या डरना। अगर वो हमें मारना ही चाहते हैं तो घर क्या और ये हवेली क्या। ये जिंदगी तो तुम्हारी दी हुई है, और फिर मुझे प्रगति पर उतना ही विश्वास है जितना तुम पर। मैं तुम्हारे साथ हूं। लाओ मत ठाकुर, अब तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अमिता और करण को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि प्रगति के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें इस लाक्षागृह में डालकर मैं तुम्हारी चिता जला सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहती हूँ, क्योंकि तुमसे और तुम्हारे बेटे से मुझे ढेर सारे हिसाब चुकाने हैं। ठाकुर, मैं तुम्हें एक अपाहिज बनाऊंगी, एक ऐसा अपाहिज कि तुम चीख चीख कर मौत को बुलाओगे, लेकिन मौत तुमसे दूर भागेगी, मौत तुमसे दूर भागेगी, मौत तुमसे दूर भागेगी। ठाकुर साहब, आओ करण, आओ। आशीर्वाद दीजिए ठाकुर साहब। आज से हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। आप नाराज थे, मैं डर गई थी, लेकिन आपने तो मुझे एक नया घर, एक नई जिंदगी दी है। पता नहीं इस एहसान का बदला मैं इस जन्म में चुका भी सकूंगी या नहीं। बाबूजी, हम नए घर जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। देखो, अब तुम लोग उस नए घर में नहीं जाओगे। हम उस नए घर में नहीं जा सकते। क्यों ठाकुर साहब? इसलिए कि तकदीर नहीं चाहती कि तुम लोग वहां पर जाओ। मैं कुछ समझा नहीं। वो एक ज्योतिषी ने मना किया है। ज्योतिषी ने? हाँ, उसका कहना है कि वो घर तुम लोगों के लिए बड़ा ही मनहूस है, कोई भी हादसा हो सकता है। ठाकुर साहब, क्या आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं? देखो करण, पहले मैं विश्वास नहीं रखता था, लेकिन अब विश्वास है। मगर वो घर तो आपने हम लोगों के लिए बनवाया। उस घर में आपका प्यार है, आपकी सद्भावना है। वो घर हम लोगों के लिए मनहूस कैसे हो सकता है? करण, तुम्हारी और अमिता की जिंदगी मेरे लिए बड़ी कीमती है, और जो शक ज्योतिषी ने मेरे मन में पैदा कर दिया है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। बाबूजी, सचमुच आप कितने बड़े हैं। आपके दिल में हमारे लिए इतना प्यार, इतनी हमदर्दी है। ऐसे लगता है जैसे आपका और हमारा इस जन्म का नहीं, बल्कि पिछले जन्म का रिश्ता रहा हो। अब जो कुछ भी कहो, तुम लोग उस घर में नहीं जाओगे। तुम लोगों के रहने के लिए मैं दूसरे घर का इंतजाम कर रहा हूं। हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि आपकी छत्र छाया में रहने का हमें मौका मिल रहा है। हमें आशीर्वाद दीजिए ठाकुर साहब। सदा सुखी रहो। मैं बाजी लेको आया। राम कटोरी, हाय भैया। तुम मुझे देख के डर क्यों गई? डरूंगी नहीं, मैं अकेली हूँ ना। अरे तू अकेली कहाँ है, मैं भी तेरे साथ हूँ भाई। मगर हम लोगों को किसी ने देख लिया इस तरह तो? किसी ने देख लिया बोले तो?
तू वो पंडित जी के बारे में सोच रही? हाँ। देख राम कटोरी, तेरे को इस जन्म में मेरे से अच्छा पोट्टा नहीं मिल सकता। देख, मैं अपना जान जिगर पूरी जायदाद तेरे नाम पे लिख के आया हूँ। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मुझसे इस तरह बात मत किया करो, दूर हटो। हाँ। दूर हो गए, मगर एक बात बोलूं राम कटोरी? क्या? कोई अपनी जान से दूर हो सकता है क्या? मगर भूरे महाराज ने तो कहा है कि जब तक तुम्हारा घर नहीं होगा तब तक मैं। अरे आगे भी बोलना। मुझे शर्म आती है। हाय हाय, शर्म तो मुझे भी आती है। देख राम कटोरी, इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं है, तू बोल बोल बोल। जब तक तुम्हारे पास घर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारी घरवाली कैसे बन सकती हूँ? सत्यानाश हो उस पुरानी हड्डी का। क्या पता तुम्हें क्या घोल के पिला दिया, 2 जवान दिलों को मिलने नहीं देता। मगर मैं भी कसम खाकू बैठा हूं, जब तक मैं तेरे से शादी नहीं कर लेता तब तक मैं मकान नहीं लूंगा। फिर मैं रहूंगी कहाँ? राम कटोरी, तू मेरे दिल में रहेगी, मेरी पलकों में सोएगी रे तू। मगर भूरे महाराज मानेंगे थोड़ी, वो तो तुमसे घर मांगेंगे। ऐसा? सोच लिया। क्या? देख, ठाकुर साहब ने करण साहब को मकान लेके दिया। हाँ। है ना? हम लोग कुछ दिन उस मकान में जाके रहेंगे। भूल जा सपने देखना परदेसी। क्यों? क्योंकि करण और अमिता भी उस घर में नहीं रहने वाले हैं। क्या? हाँ, ठाकुर साहब को किसी ज्योतिषी ने बताया है कि जो भी उस घर में रहने के लिए जाएगा वो क्या? ऊपर चला जाएगा। क्या? अरे मर जाएगा। ऐसा? अब वो रहेगा तो उस घर में। पंडित जी, मेरी शादी होने से पहले मेरे चिता का सामान क्यों बना रहे आप? इसीलिए कहता हूं परदेसी कि पहले तू अपना घर ले ले। जब तक तेरा घर नहीं होगा ना, राम कटोरी तेरे लिए सपना है। चल राम कटोरी चल चल। जय पंडित जी, तो प्यार करने वाले के बीच में कबाब में हड्डी बन के मेरा दिल तोड़ रहे हैं। मैं कभी माफ नहीं करूंगा, ये चैलेंज मेरे को कबूल है। बाबूजी, करण और अमिता का क्या हुआ? आपने कुछ सोचा? सोचा तो बहुत था, मगर क्या बाबूजी? करण और अमिता अकेले नहीं हैं। उनके यहां आने में प्रगति का हाथ है। प्रगति का हाथ? हाँ, आज वो यहां आई थी एक भयंकर रूप लेकर। उसने मुझे चुनौती दी और उसके साथ वो उसका नया भाई विकास और वो अपना कमीना फोरमैन आनंद भी था। बाबूजी, आपने उन्हें जिंदा यहां से क्यों जाने दिया? यहां मार के गाड़ देते, किसी को पता भी नहीं चलता। ये बात कहने से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि वो कितनी तैयारी से आई होगी? उसके तेवर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी बर्बादी पर तुल गई है। सर पर कफन बांध दिया है उसने। अब वो पहली वाली प्रगति नहीं रही। उसे देखकर मुझे डर लगने लगा है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस हवेली की खबरें उस तक कैसे पहुंचती हैं? बड़ी अजीब बात है बाबूजी। राजेश भी मेरे ऑफिस में आया था, उसने भी मुझे चुनौती दी है कि अब वो प्रगति के साथ है। इसका मतलब वो हमें चारों तरफ से घेर रही है। अब उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। बेटे, पानी सर से ऊंचा हो गया है। बाबूजी, जितनी जल्दी हो सके इस खतरे को मिटा दीजिए। ये काम इतना आसान नहीं है बेटे। बाबूजी, अगर ये काम हमारे लिए मुश्किल है तो समझ लीजिए कि हमारी मुश्किलें और भी बढ़ती चली जाएगी। हम ठाकुर हैं बेटा। हमारी दुश्मनी उस हरे बांस की तरह है जो हवा में लहराता है तो इतना झुक जाता है कि जमीन चाटने लगता है, लेकिन जब उसे छोड़ो तो वो सीधा आसमान की तरफ जाता है। हमारी दुश्मनी का कोई ना कोई जरूर नतीजा निकलेगा।